स्वागत है एग्जाम एलर्ट के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग बीच में काफ़ी दिनों बाद में आया हूँ। इसके भी कुछ कारण था जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट आज से हमारा जो ये डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है ये कंटिन्यू कर रहा हूँ 8 मार्च से। आपको डेली हमारे इसी चैनल पे 6:30 से वो मिल जाएंगे। बस आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, कितने दिन मैं जो बिजी था जिस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया, उसकी बातें मैं आगे चले कर लूँगा। बट आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे और जो भी है सारे आज रिजॉल्व हो जाएगा आप लोग का। आइए करंट अफेयर्स जो है स्पेशली बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जिसमें करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा है, और उन चीज़ को टारगेट करते हुए डेली के जितने मेजर जो इम्पोर्टेंट होते हैं सारे टॉपिक, सारे सेक्शन हम कवर करेंगे। और यहाँ से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाएंगे और उसके बाद में आपसे हम 1 to 1 आपसे हम एक PYQ भी लेंगे, आपसे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ डिजाइन किया गया है। हम इतने दिन इसी में टाइम ले रहा था कि किस तरीके से प्लानिंग किया जाए, कैसे इसे डेवलप किया जाए, तो वो सारे प्लानिंग हो चुकी है। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, और देखने की सारी चीज़ प्रयास करते हैं। राइट, आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला आज का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनगणना है 8 मार्च की, ये मैं करंट अफेयर आपसे करवा रहा हूँ, तो यानी 7 मार्च की ये खबर था, यानी एक दिन पहले का ही, तभी तो हम करवा पाएंगे सुबह सुबह। ठीक है, तो ये जो है जनगणना 2027 में, उसके लिए एक शुभांकर जो होता है, मतलब कोई भी योजना जो होता है उसका एक शुभांकर होता है। ठीक है, उसके शुभांकर होता है, वो क्या रखा गया उसके बारे में। आपका एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, यहाँ से प्रयास ये रहेगा कि आपका एग्जाम में सारी चीज़ कवर हो सके। तो केंद्र सरकार जनगणना करवाता है, आपको पता होना चाहिए कि जनगणना जो है किसकी सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार की सब्जेक्ट है। हमारे पॉलिटी आप पढ़ते होंगे तो जो शेड्यूल 7 के अंदर में जो पावर डिवीजन किया गया है, जिसमें स्टेट का स्टेट लिस्ट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो जनगणना जो है ये किस केंद्र सरकार की उसमें आते हैं, केंद्र सरकार के इसमें पावर होते हैं। तो ये जनगणना 2027 में होगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि जनगणना कब हुआ था, आखिरी जनगणना कब हुआ था। ठीक है, अब 2027 की जो जनगणना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनके प्रगति के लिए यहाँ पे क्या शुभांकर यहाँ पे डेवलप किया गया है। जैसे इसमें बात किया प्रगति किसका, महिला के गणक होगा। साथ ही साथ यहाँ पे विकास, यहाँ पे प्रगति में किसका, महिला, और विकास में पुरुष। ठीक है, विकास में पुरुष यानी महिला और पुरुष के दोनों के विकास की पल करके, और वहाँ पे इस शुभांकर को अनावरण किया गया है। ये शुभांकर है। ठीक है, यानी कि जिसके मास्कोट बोलते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये अनावरण किया गया है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगा। ये भारत की पहली डिजिटल पूर्णतः जनगणना। आपका जितने भी एग्जाम आने वाला है, चाहे बीपीएससी का एडीओ एग्जाम हो या चाहे बीपीएससी 72 वाली, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम वाले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके शुभांकर पूछ लेगा, तो प्रगति और क्या क्या मतलब है, तो प्रगति मतलब महिला का, उसमें महिला का काउंट करने की बात करें, आप विकास मतलब पुरुष का गणक। ठीक है, तो ये उनके शुभांकर, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगा, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें डेटा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप, ये भाई साहब को देख रहे हैं कैसे मोबाइल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें, और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, ध्यान से सारी चीज़ देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ प्लान किया गया है, बेहतरीन तरीके से, काफ़ी एफर्ट भी लगता है, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक नया एक हॉट न्यूज़ सुनाता हूँ। चलिए, इनको पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते हैं तो अब आप पहचान जाएंगे डेफिनेटली। वो क्या है, तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ये दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इनका नाम है तरणजीत सिंह सिंधु। इनका तरणजीत सिंह सिंधु दिल्ली के नया उपराज्यपाल बना है। और साथ ही साथ शिव प्रताप शुक्ला जो है, शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना जिष्णु देव को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टार्टिंग वाले। अभी आप लोग का एग्जाम आने वाला है बीपीएससी एयू का, तो ये सब क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा प्रबल चांस है। तो आप याद कर लीजिए, तरणजीत सिंधु कहाँ का बनाया गया है, तो दिल्ली का।
दिल्ली का उपराज्यपाल, ठीक है। साथ ही साथ शिव प्रताप शुक्ल को कहाँ का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये राज्यपाल होगा, ठीक है। तो ये राज्यपाल कहाँ नियुक्त किया गया, तेलंगाना का। आज जिष्णुदेव वर्मा का कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का बनाया गया है, ठीक है। नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का। राज्यपाल से रिलेटेड हमारे स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उससे 100% क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम आप देंगे, बीपीएससी देंगे, बीपीएससी एईडी देंगे, या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ये हमारे पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पे कि आर्टिकल अगर 153 से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हमें राज्यपाल के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलता है। ये हमारे स्टेट, जब आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे तो आपको ये टॉपिक होगा, तो इसीलिए तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जीएस में जहाँ से जो भी चीज़ कवर अप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ कवर करने का पूरे प्रयास किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में सुने हैं आप लोग, रायसीना डायलॉग जो हो रहा है, रायसीना डायलॉग जो हो रहा है इसके बारे में आप सुने हैं। मार्च महीने में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 6 मार्च से स्टार्ट है इसका। और ये रायसीना डायलॉग आखिर है क्या, यूपीएससी में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका और जो फाउंडेशन है वो इसके कंक्लूड करवाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में ही आते और इन दोनों के एक समागम के साथ में ये कंडक्ट करा जाता है रायसीना डायलॉग, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सा संस्करण है, यानी कौन सा एडिशन है। कल से मेरी कोशिश ये रहेगा कि इसे मैं बाइलिंगुअल कर दूं, इसमें इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। इंग्लिश स्टूडेंट कहीं नहीं भटकेंगे, हिंदी वाले के लिए तो ठीक है ही, तो इंग्लिश भी इसे हम कन्वर्ट कर देंगे कल, ठीक है। तो ये 11वां संस्करण है, कहाँ आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका थीम आपसे पूछ लेगा, ठीक है, इसका आपका थीम पूछ लेगा, आप इसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे संस्कार, संस्कार मतलब अतिकथन, आवास, उन्नति, ये इसका थीम है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ फाउंडेशन होता है, ये यूपीएससी एग्जाम में आपसे पूछेगा, यूपीएससी एग्जाम वगैरह में, और यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट है जिसका मेन एग्जाम है वो सब ध्यान रखेंगे ये सब बातें, ठीक है। तो इसका थीम क्या है, संस्कार, अभिकथन, आवास और उन्नति, यानी ऐसे पढ़ सकते हैं, संस्कार, असर्सन, एकोमोडेशन और एडवांसमेंट, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी एईडी वाले ध्यान खोलकर देखिए, ये फिनलैंड की, इसमें पूछेगा कि इसमें मुख्य अतिथि कौन था, चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है। तो ये है फिनलैंड के राष्ट्रपति है जिनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, राइट। इसमें आपसे पूछेगा रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन था, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। बीपीएससी वाले कान खोल के सुनिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक रिपोर्ट आया है अभी, एक प्रेजेंट में अभी रिपोर्ट आया है, इसमें इनकम मोडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक हालिया अभी रिपोर्ट आया, ठीक है, उसके अनुसार क्या है कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में भारत की जो अधोमुखी गतिदशा है, यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी, लगभग दोगुनी हो गई है, लगभग दोगुनी हो गई है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये दोगुना हो गया कब से, 2014 से लेकर 2025 तक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ। ये लगभग दोगुनी, जो कि 14% से लेकर के ये 6% हो गया है। आप लोग कहेंगे क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है, तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ ये है कि 4 में से 1 परिवार, ध्यान रखना, 4 में से 1 परिवार आर्थिक स्थिति पहले से खराब हुई है, ना कि अच्छा हुआ है। आप लोग इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ते होंगे, बहुत बार आते रहते हैं, ठीक है, कि उसमें ये बताया जाता है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो डे बाय डे इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अब इनकम इनइक्वालिटी अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इसी तरीके का स्थिति आप लोगों के बीच में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि कुछ लोग देखेंगे कि देश में वो आज अरबपति था, कल खरबपति था, यानी कि पैसे वाला पैसा बनाता जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसके पास जो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स एकोमोडेशन उसके पास सही से हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो गरीब के गरीब ही होता जा रहा है, जो गरीब था वो गरीब ही होता जा रहा है। ये बात, ये जो हाल का एक रिपोर्ट जो आया था इनकम मोबिलिटी से रिलेटेड, उसमें यह बताया गया कि 2014 से लेकर 2025 तक ये चीज़ बढ़ा है भारत में। पहले 14% था, अब ये 26% से ऊपर हो गया है, यानी लगभग डबल हो गया है। 4 में से एक परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से और ज़्यादा खराबी हुई है। लेकिन हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। अगर आप देखेंगे भारत की इकोनॉमिक्स तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये जीडीपी के हिसाब से देश का सारी चीज़ अच्छा नहीं माना जाता है। जीडीपी एक मात्र एक इंडिकेटर है, जिससे कि आप बस
ग्रोथ दिखाते हैं, ना कि डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट आप जब अपना इकोनॉमिक क्लास करते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आई है और 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपका एक इकोनॉमिक के सेक्शन से ये रिपोर्ट था। तो आप इसी हिसाब से आप सोचिए कि किस तरह इस क्लास को डिजाइन किया गया है। राइट, चलिए अब बात करते हैं प्रजनन दर के बारे में, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे बोलते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होता रहता है। देखिए, इसको कौन निकालता है? NFHS 5 जो है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, उनके अनुसार एक रिपोर्ट निकाला गया है। इसमें ये बोला गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर जो है, यानी फर्टिलिटी रेट जो है, वो क्या हुआ गई? 2.0 हो गई है। 2.0 हो गई है, यानी कि गिरी है, यानी नीचा हुआ है। ये किससे नीचा हुआ है कि ये देखेंगे कि पहले जो स्तर जो था, पहले जो लेवल जो था वो 2.1 का था, उससे नीचे हो गया। इसका मुख्य कारण ये है कि महिला के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार को माना जाता है। दोस्तों, हुआ ये था या होता ये है कि फर्टिलिटी रेट की 2.1 पहले था, यानी कि पहले जो लोग, यानी कि उनके जो बच्चा जो उनके पास होता था, यानी कि किसी को देखेंगे कि 2 संतान होता था, 2.1 का रेशियो पहले था, लेकिन अब इससे ये 2.0 हो गया है। इससे ये लगता है कि भारत में जो आबादी का जो स्थिति जो है उसमें सुधार देखने को मिला है। यानी अब कोई भी लोग नहीं चाह रहा है कि उनके पास ज़्यादा चाइल्ड हो। राइट, और इसका मुख्य वजह क्या बोला जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य महिला में होगा, तो वो लोग खुद ही ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं ठीक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं भारत की पहली नदी प्रकाश स्तंभ, रिवर लाइटनेस इसे बोला जाता है कि भारत की पहली नदी है। और ये कौन सी नदी है? देखिए, आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, भारत की पहली प्रकाश स्तंभ ये कौन सी नदी पे? तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ये कौन से जलमार्ग पे? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के ऊपर। ठीक है, इसके रिलेटेड क्या बात है कि इसमें देखने क्या मिलता है कि देश के पहले 4 नदी प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। 4 नदी प्रकाश आधार रखी गई है। और ये कौन कौन सा नदी पर रखी गई? जैसे कि ये देखेंगे कि बोगीबील, पांडु, सिलबाट और विश्वनाथ घाट पर बनाए जाएंगे। ये कहाँ? तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछेगा रिवर लाइटनेस कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप ऐसे बताएंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वहाँ पे। और ये जो जगह जो है जैसे पांडु, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, ये सारे जो नदियाँ जो हैं, ये मेजर जो नदी इनके है ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो इसी पे रिवर लाइटनेस जो है, रिवर लाइट हाउसेस जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने ये जानकारी दी थी, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आप बात करते हैं CBD की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है। CBD, ठीक है, CBD आप ऐसे देखेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूपीएससी के अंदर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, इसी को CBD बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया कि भारत के, आप ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान। ठीक है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो इसमें यह बताया गया कि भारत के 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों में से केवल 2 ही पटरी पर है, केवल 2 ही पटरी पर है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये CBD जो है, यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, एक कन्वेंशन है, उसके हिसाब से हर एक देश को अपने अपने टारगेट दिया गया है कि आपके देश में जो डाइवर्सिटी है उसको आप किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे, उसको कैसे आप बचाव करेंगे, कैसे उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी में भारत को 23 राष्ट्रीय, यहाँ पे उनको 23 लक्ष्य रखा गया था कि 23 उसको टारगेट दिया गया था, इतना आपको प्रिजर्व करना है। लेकिन उसमें ये देखा गया है कि भारत में केवल 2 ही चीज़ को डाइवर्सिफाई, उसको प्रिजर्व किया गया है, यानी 23 में 21 पे अभी भी काम करना बाकी है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ लिया जाता है। ये यूपीएससी का फेवरेट जोन है, यहाँ से एनवायरमेंट सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं CBD के बारे में। ठीक है, तो अभी यूपीएससी पूछ रहा है, क्या पता कल PCS आपसे पूछ ले। अब PCS में कौन सा, UPCS या बिहार PCS, BPSC पूछ सकता है। तो ये CBD आपको पता होना चाहिए, इसीलिए। और अभी ये न्यूज़ में चल रहा है, अब डेली आपको करंट अफेयर करवाएंगे। तो इसी तरीके से आपका एक जो पैटर्न जो है रट्टा मार का, उसका हम हटाने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण विश्लेषण के बारे में। केराइज का
एजेंसी है एक, ठीक है। ये क्या करता है कि ये देखता है कि एयर पोल्यूशन जो है उसके ऊपर में इनके एनालिसिस होते हैं, और वहाँ से एक रिपोर्ट निकलता है, वहाँ से रिपोर्ट निकलता है, उसी का नाम है केरा, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपसे पूछ लेता है, फिनलैंड में स्थित, फिनलैंड में। और वहाँ पे रिसर्च वगैरह अपना करता है, और उसी के अनुसार से देखेंगे कि 2025-26 में सर्दियों के मौसम में, खासकर सर्दियों में, ठीक है। पता है कि सर्दी में कितना पॉल्यूशन होता है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये गाड़ी घोड़ा कितना पॉल्यूशन है भाई साहब, इतना गाड़ी रोड पर रहेगा तो पॉल्यूशन ही होगा ना। इसमें ये बोला गया भारत के 238 में से, भारत के 238 में से 204 शहर, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग कान खोल करके, 200 भारत में 238 में से 204 शहर जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता के मानक जो हैं उसमें विफल हो जाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता के जो मानक हैं, एयर क्वालिटी के जो पैरामीटर जो हैं नेशनल लेवल पे, उसमें विफल हो जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। और उसमें भी गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद नोएडा के पास में गाजियाबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो गाजियाबाद। और कर्नाटक का चामराजनगर जो है, क्या नाम है इसका, चामराजनगर। ये सब याद है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके एग्जाम में, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है वहाँ पे बहुत काम आएगा ये सब। चामराजनगर जो है सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। सबसे स्वच्छ शहर किसको माना गया है, चामराजनगर जो है ये कर्नाटका में है। तो यहाँ से आपके समझ में आना चाहिए कि भारत में किस टाइप की गंदगी है भाई। यहाँ पे एयर पोल्यूशन में देखिए 238 में से 204 शहर जो है वो जो मानक जो एक स्टैंडर्ड जो है उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। और गाजियाबाद आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, जानकारी के लिए भी। तो आप याद रखेंगे कि केरिया जो है कहाँ की ये एजेंसी है, अब सीधा फिनलैंड बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हुरन जो है, हुरन रिच लिस्ट आई है अभी 2026 में, जो हुरुन जो रिच लिस्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से दोस्तों भारत में ये देखिए इनका मेन काम क्या है कि ये बताता है कि कौन से देश में कितने अमीर लोग हैं। एक्सेप्शनल नॉर्थ कोरिया, यानी कि जो यूएन के अंदर में नहीं आते हैं या जिनकी इनसे ट्रीटी वगैरह नहीं है, वहाँ पे ये अपना कनेक्ट नहीं करते। बाकी ये वर्ल्ड वाइड सारे देश में अपना इनका रिसर्च होता है। ये देखता है कि कौन से देश में कितना अरबपति है, कितना खरबपति है, कितना गरीब है, क्या स्थिति है, ठीक है। तो हुरुन रिच इसीलिए फेमस है। ओके, तो हुरुन रिच के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी पूछा है पिछले साल के एग्जाम में। तो इसमें ये बोला गया है कि भारत में 308 अरबपति हैं, ठीक है। उसके साथ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति का हब है। भारत क्या है, भारत में 308 अरबपति है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति का हब बन गया है भारत, दुनिया में सबसे तीसरा अरबपति का हब बन गया भारत, ठीक है। इसमें भी मुकेश अंबानी जो है, इनको जानते हैं आप लोग, डेफिनेटली जानते होंगे। मुकेश अंबानी जी जो हैं ये भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। जबकि रोशनी नादर मल्होत्रा जो है, रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारतीय मूल के ही हैं, ये 10वां इनका स्थान है, और ये एकमात्र महिला है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो टॉप के जो रिच लोग हैं अरबपतियों में, उनमें महिला में ये रोशनी नादर मल्होत्रा जो है, ये इनका 10वें नंबर पे इनका रैंक है, ठीक है। तो हमारे लिए एक चीज़ तो अच्छी है, क्योंकि ये पूरे एशिया में अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इनकी इंडस्ट्रीज है, जियो इनकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे ये भी लगता है कि देश में कितना इनइक्वालिटी है। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में नहीं जाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मुकेश अंबानी जो है पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले अलीबाबा का फाउंडर वगैरह था, गौतम अडानी था, लेकिन उनको बीट कर दिया, अब ये बन गया मुकेश अंबानी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिला है कि फरवरी महीना 2026 के अंत में तब भारत की विदेशी मुद्रा जो है जिसे फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, ये 8.49 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। और ये अपने अभी तक का सबसे उच्च स्तर पे है, पहुंच गया है। कौन? तो ये जो है अपना फॉरेन रिजर्व जो है
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो है इस 72.849 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। अब ये बोलेंगे क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये जो एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, तो आरबीआई रिलीज करता है। कौन? आरबीआई रिलीज करता है। ये समझिए कि मंथली बेसिस पे ही रिलीज होता है। तो ये डेटा जो है 728.49 ये आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर फॉरेन रिजर्व अगर आपके पास है ना तो आपको टेंशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं अभी इजराइल में युद्ध हो रहा है, ईरान में युद्ध हो रहा है, भारत को उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अपने पीक पे है। ठीक है, तो उतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और फिर आप लोग को छुट्टी कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके का तरीका दोस्तों अपनाना होता है। करंट अफेयर क्या है कि आप ये सोचेंगे ना कि हम एक साल में, जैसे कि हमारा एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम एक करंट अफेयर ईयरली खरीदेंगे और फिर हम अपना रटेंगे। कितना रटेंगे भाई साहब? आजकल एग्जाम ऐसा हो गया है कि अगर बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो उसमें समझ लिया कि 30, 35, 40 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से रहता है। और ये सोचेंगे कि हम केवल 15-20 दिन पार करके हम करंट अफेयर में निकाल लेंगे, नहीं होगा रिजल्ट आपका। इसीलिए प्रयास ये करिए कि डेली 1 घंटा ही करंट अफेयर पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, वो भी तरीके से। ये नहीं केवल कि हम केवल क्वेश्चन आंसर लगाएं। अरे कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी तो क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ मैं बना दिया हूँ, आप बस फॉलो कीजिए। डेली का आधा घंटा 40 मिनट दे दीजिए मुझे डेली। आप देखिए करंट अफेयर में जो ये प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, एक भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। ठीक है, बस भरोसा रखिए। अब देखिए, एक है हमारे सामने खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव होने जा रहा है 2026 में। अब याद रखिएगा कि ये जनजातीय खेल महोत्सव है। खेलो इंडिया तो बहुत सारे हुआ है, खेलो इंडिया यंग वाला, खेलो इंडिया समर विंटर, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन इस बार पहली बार जनजातीय हो रहा है, जनजातीय खेल 2026। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में, उसके बाद रायपुर में, उसके बाद में जगदलपुर में, सरगुजा में किया जाएगा। इसमें दोस्तों पहली बार ये हुआ कि ये तीर अंदाजी देख रहे हैं ना, जिसमें कि इसको तीर अंदाजी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जनजातीय महोत्सव मनाए, जनजातीय को इसमें ऐड किया गया है। और इस बार खेलो इंडिया का मुख्य जो थॉट जो है जनजातीय खेल महोत्सव से रिलेटेड है। तो ये मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जगदलपुर में मनाया जाएगा। तो आप लोग इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पहली बार जनजातीय ऐड किया है, और साथ ही पहली बार तीरंदाजी जो है उसको भी ऐड किया गया है। तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेनमार्क की कुछ उपलब्धि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में की उपलब्धि। तो देखिए, डेनमार्क जो स्वीडन जो कंट्री जो है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, इन सबका बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इनका आप कोई भी इंडिकेटर देखेंगे ना उसमें टॉप पे ही रहता है। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग दिख रहे हैं कि किस तरीके कैसा फैसिलिटी है वहाँ पे। इतना फैसिलिटी आप देख रहे हैं कहीं पे प्राइवेट में जाएंगे ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स वगैरह, वहाँ पे भी इस टाइप का फैसिलिटी नहीं है। तो आप सोच ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपलब्धि क्या है कि डेनमार्क को WHO द्वारा, WHO तो पता ही होगा आप लोगों को, HIV और सिफिलिस के, देखिए HIV और सिफिलिस में माँ से बच्चे में संचरण जो होता है, संक्रमण फैलता है, उसको समाप्त करने के वाले यूरोपीय संघ के पहले देश के रूप में प्रमाणित किया गया है। एक बीमारी है, HIV तो पता ही है, एड्स है, लेकिन उसमें सिफिलिस भी एक बीमारी होता है जो कि माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको समाप्त करने वाला ये यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन का पहला देश के रूप में प्रमाणित किया गया है कि ये चीज़ खत्म हुआ है। तो देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों के पास में, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया ये डेनमार्क की। लेकिन वो सब कंट्री इतना आजकल इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बारे में एक न्यूज आ रहा है, जिसमें कि ये बोला है कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है 16 वर्ष से कम बच्चों को बैन करने की बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश जो है ये 13 वर्ष की बच्चों के लिए बैन करने की बात कर रहा है। देखिए आप याद रखिए कर्नाटक, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए और इसी तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया हो जाएगा। तो कर्नाटक के कितने वर्ष के 16 वर्ष के बच्चे से कम को, आंध्र प्रदेश 13 वर्ष के कम बच्चों के लिए बोला है कि सोशल मीडिया को उपयोग जो है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उससे रिलेटेड जो है प्रस्ताव लाए हैं। ठीक है, अभी प्रस्ताव ही लाए हैं, अभी जो पॉलिसी में उसे बहुत सारे कन्वेंशन होता है उसको फुलफिल करना होता है, आप फिर सोशल मीडिया कंपनी जो है उसको ऑर्डर देगा कि ये चीज़ आप फॉलो कीजिए तो करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चों के लिए ना सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाना ही ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप लोग खुद यूज करते होंगे, देखते होंगे कि जब आप मोबाइल चला रहे हैं, खासकर यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ देख रहे होंगे,
तो वहाँ पे आप भैया कुछ और देखने कुछ और लगते हैं, कैसे टाइम जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है, बाद में अफसोस होता है और यार क्या हो गया ये। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि इंडोनेशिया जो है ये 28 मार्च 2026 से इसे लागू कर देगा। उसके यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो उपकरण जो है उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह है ये लागू करेगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए। चलिए, कुछ जगह का जीआई टैग मिला है, आप इसे पहचानते हैं, ये क्या है, एक बार पहचानिए ये क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये है अदरक। क्या है ये अदरक है। ठीक है, ये असम के अदरक है। जैसे कि असम में जिला है कौन सा, कार्बी आगलोंग जो है एक जिला है, वहाँ पे जीआई टैग मिला है क्या, अदरक। ये अदरक जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको निर्यात किया गया था, इसे एक्सपोर्ट किया गया था, इसीलिए उनको एक जीआई टैग मिल गया है। ये कार्बी आंगलोंग अगर पूछे कि ये क्या है तो एक जिला है असम के अंदर में, इनको किस का जीआई टैग मिला है, तो अदरक निर्यात करने का जीआई टैग प्राप्त हुआ है कि अब वो अदरक जो है उसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए तो ये कहाँ एक्सपोर्ट किया था, लंदन में। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट होता है। और जीआई टैग प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें, तो आपको देखिए इसमें 10 साल के लिए पैटर्न मिल जाता है गवर्नमेंट से, और भी बहुत सारे बेनिफिट होता है कि आप ये केवल यही अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, आज का हमारा जो 15वां जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसे आप पहचानते हैं, पहचानिए। तो एक तो जसप्रीत बुमराह दिख रहा है और दूसरा हार्दिक पांड्या दिख रहा है। तो हमारे लिए दूसरा जो पर्सन जो है जसप्रीत बुमराह, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जसप्रीत बुमराह जो है उनके नाम पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने को मिला है। अचीवमेंट ये है कि भारतीय तेज गेंदबाज है, ये पता ही होगा, दाएं हाथ से बैट्स में बॉलिंग करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लिया है। कितना, 500 विकेट कंप्लीट है आपने। और यह उपलब्धि उन्होंने T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। T20 विश्व कप जो है 2026 के सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया है। सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। अगर आज की बात करूँ तो आज T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल है 7 बजे, इंडिया न्यूजीलैंड का। जरूर देखिएगा आप लोग, हम भी देखेंगे, पढ़ाई तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन मैच देखना है जरूर। ओके, ज़्यादा लेकिन पूरे दिन भर पढ़ाई कीजिए, शाम में देखिएगा। तो T20 विश्व कप में बुमराह ने 500 विकेट हासिल कर लिया है। किसके खिलाफ इन्होंने कंप्लीट किया अपना, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच सेमीफाइनल चल रहा था उसमें इन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ से आज का हमारा जो 15 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोस्ट वो मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। अब मैं इससे से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी समझा। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते वो भी समझ लेंगे, आपका बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बस 10 मिनट और हमें दे दीजिए, फिर आपको हम फ्री कर देंगे। चलिए, सबसे पहला चीज़ कि जनगणना 2027 में यह मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप याद रखिएगा, मैं कहीं इधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। जो मैं आपको बताते आया हूँ वही चीज़ मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा। आप सब लोग कमेंट में अपना जवाब देंगे, आप लोगों का वेट करूँगा मैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जनगणना 2027 के लिए जो गृह मंत्रालय जो है अनावरण के हैं, 2 शुभंकर को अनावरण किए हैं। शुभंकर मतलब मास्कोट का नाम दिया गया, वो क्या है। तो देखिए, जनगणना कौन करता है, केंद्र सरकार कराते हैं, उसमें भी जो होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, शक्ति और विजय, प्रगति और विकास, किरण आलोक, या चेतना और लक्ष्य। बताइए क्या है, नहीं मालूम, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास। क्या मैंने बोला, प्रगति और विकास इसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आप लोग सही बताइए या नहीं बताइए, आपको मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा, डोंट वरी। चलिए, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। ये 10 क्वेश्चन है, बस 5 मिनट और आप लोगों से लूँगा। ओके, देखिए, 2 मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली का नया उपराज्यपाल, दिल्ली हमारे पास कैपिटल है, पूरे भारत कैपिटल है, इसीलिए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पे राज्यपाल, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, उसे नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एडीओ में यहाँ से सवाल पूछेगा, कान खोल कर रखिएगा। तो यहाँ पर नाम बताइए, विनय कुमार सक्सेना, या शिव प्रताप शुक्ला, या तरनजीत सिंह सिंधु, या जिष्णु देव वर्मा। कमेंट करके बताइएगा। और हम यहाँ पर पॉज ले लेते हैं, आराम से पढ़िए, आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे
दिल्ली का उपराज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? आपको हम पढ़ाए हैं आज ही के लेक्चर में। ओके, तो बताइए कौन है? चलिए, कुछ लोग ठीक आंसर दे रहे हैं। इनका आंसर है तरनजीत सिंधु। ठीक है, देखिए तरनजीत सिंधु यहाँ पे ग्रीन टिक। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा है हमारे सामने क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2026 में 11वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति, या जो बाइडेन, या ऋषि सुनक। 4 ऑप्शन है, आप लोग मुझे सेलेक्ट करके बताइए कि आखिर कौन है। देखिए बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं। ठीक है, आराम से दीजिए। और यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन देंगे ना आंसर, तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके उसके बाद में आप बी भी लिख दीजिए फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखिए कि उसके बाद में मुझे पता चले कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सही बोल रहे हैं। तो इसका था ये डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आगे देखा। अब चौथा क्वेश्चन हमारे सामने में आता है, वह भारत में आय गतिशीलता, जो इनकम मोबिलिटी जो मैंने बताया था, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के बीच में जो डाउनवर्ड मोबिलिटी जो है उसका प्रतिशत क्या रहा है? डाउनवर्ड मोबिलिटी का प्रतिशत क्या है वो आप लोग बताएंगे। मैंने आपको बताया कि लगभग दोगुना हो गया है 2014 से लेकर 2025 के बीच में। वो क्या है परसेंटेज में? और ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि अंक में ऐसे पूछते नहीं, पूछ लेते हैं। वनडे एग्जाम में स्पेशली एसएससी के एग्जाम ये पक्का पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए इसका कितना था, ये था, इसका आंसर होगा 26.8%। 26.8% इसका आंसर है दोस्तों। क्या सही मैंने बोला? यस, मैंने सही बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हालिया NFHS5 के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसे जरूर बताएंगे क्या है। तो 2.0 था। ठीक है, आप जितने भी हमें कमेंट में आंसर देंगे ना, उसका आप ऐसे करके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे Q5 उसमें डैश लगा करके या इक्वल टू साइन दे करके ऑप्शन ए या बी, ताकि आप जल्दी से आंसर कर पाए अपना। ओके, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर देंगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। आप और नहीं तो अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो देन आप वीडियो को रिकंटिन्यू भी देखिएगा, दोबारा से भी वॉच करिए। देखिए होता है करंट अफेयर क्या चीज़ ऐसा है ना कि आप रट्टा मार के नहीं काम कर सकते, आपको डेली पढ़ना चाहिए करंट अफेयर। और अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है करंट अफेयर, आप आराम से पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ओके, देखिए हालिया के NH5 के अनुसार वही है। ओके, तो भारत के पहले क्या है, रिवर लाइट हाउस। अच्छा रिवर है, हिंदी भी इस टाइप का लिख दिया। रिवर लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, किस नदी पर बनाए जा रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। मैं आपको ये सारी एक चीज़ बताई हूँ, वो भी फोटो के साथ में इमेज में भी आपको दिखाया हूँ। बताइए क्या कौन सी नदी पे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये भारत के पहले रिवर लाइट हाउस किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? रिवर लाइट हाउस। चलिए ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे नेशनल जो वाटर है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ओके, इस तरीके से हम 7 नंबर पर आ चुके हैं। इसमें है एक क्वेश्चन है कि हुरून रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अच्छे से बताइए, आपको थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में कि हुरून रिच क्या है, क्या काम करता है, सारी चीज़ आपको बताया हूँ। बताइए कौन से नंबर पे है? ऑप्शन ए में है दूसरा, ऑप्शन बी में है तीसरा, ऑप्शन सी में है चौथा, ऑप्शन डी में है पांचवा। बताइएगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी तीसरा। ओके, उसके बाद में है हमारे सामने में 8वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। क्रे का रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में 2025-26 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छ, मैंने बहुत ध्यान दिया था, बहुत आपको बोला था कि इस पर ध्यान रखिए। क्लीन सिटी जो है कौन सा रहा है? तो आप ऑप्शन है ए में इंदौर, 2 में बेंगलुरु, सी में है चामराजनगर कर्नाटका, और डी में है मैसूर। बताइए कि कौन रहा है? ठीक है, देखिए होता यह है ना कि अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे तो आप एग्जाम में भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका जो
क्वेश्चन टेकिंग का जो प्रेशर जो होता है वो आप डील अप कर पाएंगे अच्छे से। तो डेफिनेटली इसे आप रिजॉल्व जरूर कीजिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, कर्नाटका में। ओके, और 9 में है, कौन सा देश माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण जो है उसको समाप्त करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। बहुत अच्छे से इसके बारे में बात किए हैं। आंसर आप लोग डेफिनेटली दे रहे हैं और दे देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। चलिए दोस्तों, तो इसके में कौन था, तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो था क्वेश्चन 9 का आंसर सी है। ओके, हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें यह है कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने किस टीम के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किया है। आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करके, खास कर SSC की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली SSC रेलवेज, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, तो ये किसके खिलाफ इन्होंने पूरा किया है, तो इंग्लैंड के खिलाफ 500 विकेट जसप्रीत बुमराह। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आज हमने पूरे जो 15 हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद 10 MCQ भी किया उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि ये न लगे कि हमने बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लगाए, हमने दोनों काम किया और दोनों चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ना एक मतलब छप सारी चीज़ें। और इस तरीके से बहुत जो स्टैटिक जो चीज़ें उससे भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा टाइम देंगे मुझे, और आपका जो भी करंट में जो चीज़ें चल रहा है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाने के कल से मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यानी फुल टू बाइलिंगुअल कर दूंगा। आप लोग डोंट वरी, जितने भी हमारे जो दोस्त हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हिंदी में ही रहेगा, नहीं, हमारा जो क्लास का थीम ही है बाइलिंगुअली क्लास हमारा रहा है। ठीक है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश कंटेंट दोनों हम कल अपलोड करेंगे एक साथ में, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात रही, तो आप लोग ये जो देखें, आप लोगों से जो मैंने बात किया अभी तक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये आप लोगों को लगा कैसा। साथ ही साथ ये जो कंटेंट जो हमारे सामने देख रहे हैं, आप स्लाइड देख रहे हैं, इस समय PDF में कन्वर्ट करके मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम का जो लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ये आप सर्च करेंगे एग्जाम एलिवेट, आपको टेलीग्राम पर हम मिल जाएंगे। आप वहाँ से उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ये डेली बेसिस पे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आप एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, उसके बाद में ये जो मैं आपको शेयर कर दूंगा आप इसे 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते आपको हमारा ये क्लासेस कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, आपने दोस्तों में इसे आप शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक करिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए।